Hello students and welcome back. We are doing redox reactions chapter. So redox reactions में we are done with the definition of redox reactions, what is oxidation, what is reduction, types of redox reactions कर चुके हैं हम कर चुके हैं जैसे आपके पास oxidation number क्या होता है. We have also studied how to balance the oxidation redox reactions by two methods. One is the ion electron method and the other one is oxidation number method. तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड ऑल्सो विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिशंस, दैट इज योर इक्विवेलेंट वेट एंड एन फैक्टर. तो आज हम इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट हमारे पास मोलर मास से डिफरेंट भी हो सकता है और ये सेम भी हो सकता है. इसका नाम आपने तब सुना होगा जब हमने मोल कंसेप्ट में छोटा सा एक फॉर्मूला यूज किया था नॉर्मेलिटी का, उसमें हमने इक्विवेलेंट वेट टर्म यूज किया था और उसमें हमने एन फैक्टर का नाम भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. तो आज हम उसको पूरा इलैबोरेटली पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर दीज थिंग्स. तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज द मास or amount of a substance या फिर element that reacts with, या तो वो रिएक्ट कर जाती है या फिर डिस्प्लेस कर देती है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को. तो या तो आपके पास इतने मास के साथ रिएक्ट कर जाएगी या फिर इतने मास को डिस्प्लेस कर देगी जितना अमाउंट, वो ही हमारे पास क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट वेट. तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम देखना चाह रहे हैं, सपोज रिएक्शन हो रहा है हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है. इस रिएक्शन में हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम कितना यूज किया गया है? 80 ग्राम. ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 ग्राम. ठीक है. अब मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट मुझे कैल्शियम का यदि अगर निकालना है, तो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का निकालना चाहती हूँ, कैल्शियम का 80 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे तो देखना 8 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा, वही उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा. तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपके पास रिएक्ट करता है 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम के साथ. यदि अगर मेरे पास 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो ये मेरे पास कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 80 into 8 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम ऑफ कैल्शियम के साथ. ठीक है. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्या आ गया मेरे पास? 20 ग्राम्स. ठीक है. अब मैं दूसरी रिएक्शन में यदि अगर देखूं, तो दूसरी रिएक्शन में अगर मैं देखती हूँ, सपोज मैंने रिएक्शन लिया है जिंक और H2SO4 के बीच में. इसमें मेरे पास क्या होगा? जिंक डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को. जब जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो ये क्या बनाएगा? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. जिंक का मास होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6.4 करीब. ठीक है. और यहाँ पे पूरे H2SO4 का मास तो 98 ग्राम होता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन का देखें तो कितना ग्राम हाइड्रोजन लगा है इसमें? 2 ग्राम. तो मैं ये देखूं 65.4 ग्राम ऑफ जिंक है अगर, तो वो कितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिए? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को. सिर्फ मैंने हाइड्रोजन का मास लिया है, पूरे का मास होता है 98. तो मेरे पास 2 gram of hydrogen is displaced by 65.4 gram of zinc. तो अगर मैं 1 gram of hydrogen देखूं, since the definition is saying कि 1 gram of hydrogen को कितना मास डिस्प्लेस कर रहा है, तो 1 gram of hydrogen जो है हमारे पास, ये कितने मास से डिस्प्लेस हो जाएगा? by 2 gram of zinc. यानी कि जिंक का इक्विवेलेंट वेट जो आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया? 35.7. सॉरी, इट इज 32.7. ठीक है.
तो 32.7 जो आ गया हमारे पास, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि कितना मास कितने मास के साथ या तो रिएक्ट कर रहा है या कितना मास कितने मास को डिस्प्लेस कर दे रहा है, दैट इज योर इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट अगर मैं ऐसे करती कि मान लीजिए मेरे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकालना है मुझे, अगर मैं इसके मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दूं तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा 20। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक निकालना चाहती हूँ और मैंने क्या किया है, इसके मोलर मास को दैट इज 65.4 डिवाइडेड बाय 2 किया है मैंने, तो भी मेरे पास क्या आ गया 32.7। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं सिंपल देखना चाह रही हूं, सपोज हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, थर्ड रिएक्शन सपोज हम देख रहे हैं सोडियम के साथ में Na+O2 गिव्स Na2O। ठीक है, इसे अगर हम बैलेंस करेंगे 2 और 4, ठीक है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। अब इसमें यदि अगर मैं देखूं 23 × 4 ग्राम ऑफ जो सोडियम है वो कितने के साथ रिएक्ट करता है आपके पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो अगर मैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ देखूं तो इट इज 23 × 4 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट करेगा 23 × 4 × 8 डिवाइडेड बाय 32। ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑफ Na। तो Na का जो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया वो कितना आ गया 23 ग्राम्स। तो Na का मेरे पास इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 23 ग्राम्स। और अगर मुझे Na का इक्विवेलेंट वेट देखना है तो इसके लिए मुझे किससे डिवाइड करना था, किसी के साथ भी नहीं, दैट इज 23 डिवाइडेड बाय 1, तो 23 आ गया। तो अगर मैं ये देख रही हूँ, ये इसका मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोडियम को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 23 आ गया। तो मैं क्या देख रही हूँ कि अगर मैं मोलर मासेस को किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास उन चीजों का इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, एंड दैट नंबर इज योर एन फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करें कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, अब हम बार बार ऐसे रिएक्शन से नहीं देखना चाह रहे, अगर हमें सिंपल निकालना है कि इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होता है और कैसे हम एन फैक्टर सिंपल एक एन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा किसी चीज के साथ, वो हमारे पास क्या होता है एन फैक्टर। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज आर एन फैक्टर। See, this is very light, तो हम इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। इट इज n फैक्टर। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट इज द नंबर दैट यू नीड टू डिवाइड द मोलर मास फ्रॉम सो दैट यू गेट द इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आपको किसी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, यू नीड टू डिवाइड दैट molar mass by some number and that number is called your n factor. ठीक है, so it is the number you need to divide the molar mass from so that you can get the desired equivalent weight. अब ये n factor अगर हमको पता हो किसी सब्सटेंस का तो we can find out its equivalent weight which will be useful to find out the equivalence, further finding the normality, further doing the calculations easily. तो एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, एसिड्स का एन फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड्स का आपके पास जो एन फैक्टर होता है दैट इज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ठीक है, यानी कि इट इज द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन इन वन मॉलिक्यूल या 1 मोल of the, it is the number of ionizable या फिर it is the moles of लिख लीजिए आप, क्योंकि हमने मोल में लिखा है, तो moles of ionizable H positive ion in 1 mole of the substance या acid।
ठीक है। किसी भी एसिड में जितने भी मोल्स, किसी भी एक मोल ऑफ एसिड में आपके पास जितने मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस आयनाइजेबल होते हैं वही उसका क्या होता है, बेसिसिटी, एंड दैट इज द N फैक्टर। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl। HCl के एक मोल से हमको एक मोल H पॉजिटिव आयन मिलता है, तो इसका N फैक्टर क्या हो गया, 1। ठीक है, अब N फैक्टर यदि अगर हमारे पास 1 हो गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl विल बी मोलर मास ऑफ HCl बाय 1, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू इसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार आप साइड में अगर लिखना चाहे यू कैन राइट इट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, वैसे मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया था, आप फॉर्मूला लिखना चाहे मोलर मास बाय N फैक्टर। डेफिनेशन के पास में ही लिख लीजिए। अब हम इसे डिस्कस कर रहे हैं जैसे एसिड्स के लिए, तो एक HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हम ये देख रहे हैं कि जो मोलर मास है वो ही इक्वल होता है किसके, इक्विवेलेंट वेट के। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज इक्वल्स टू द मोलर मास ऑफ HCl। दूसरा देखिए, अगर हम H2SO4 का, H2SO4 के एक मोल से हमको 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 से हमको ट्वाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, तो इसका N फैक्टर क्या हो गया है हमारे पास, 2। अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो अगर H2SO4 के दोनों हाइड्रोजन आयंस जो उसके अंदर प्रेजेंट है दोनों आयनाइज हो रहे हैं तो उसका M फैक्टर हो जाएगा 2। लेकिन सपोज अगर ये रिएक्शन, जैसे अभी रिएक्शन हो रही है, H2SO4 इज गिविंग ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो इसका N फैक्टर हमारे पास 2 है। लेकिन अगर रिएक्शन हो जैसे आपके पास H2SO4 गिव्स H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, मुझे बोला गया इस रिएक्शन में मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है। कितने H पॉजिटिव दे रहा है ये, 1 मोल ऑफ H2SO4 is giving 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो इसका N फैक्टर हो गया हमारे पास 1। इसी तरीके से इस रिएक्शन में N फैक्टर हो गया हमारे पास 2। अगर कुछ भी नहीं गिवन होता, यू आर नॉट गिवन विद एनी डिस्क्राइब्ड रिएक्शन और अ पर्टिकुलर केस, तो आप उसका N फैक्टर जो भी मैक्सिमम वाला है वही लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने N फैक्टर 2 लिया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, ये मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि 98 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 49 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या होता है हमारे पास, 49 ग्राम। यहाँ पे लिखना है आपको ये 36.5 ग्राम ही रहेगा, दोनों इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इट इज दी बेसिसिटी ऑफ एसिड। नेक्स्ट वी आर डूइंग, इसी के अंदर एसिड के अंदर हम एक दो एग्जांपल और देख रहे हैं जो हमारे पास थोड़े से डिफरेंट एसिड्स हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास H3PO4 है, इसके अंदर कितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस है, दैट इज 3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, तो इसमें हमारे पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेसिसिटी इसकी क्या हो गई, 3। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसके मोलर मास का डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं ले रही हूँ H3PO3, अब H3PO3 में हमें लगेगा कि अरे इसमें से 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है, तो इसका भी N फैक्टर 3 हो जाएगा और इसका भी इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 3, बट दैट इज नॉट द केस। इस केस में आपके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन सिर्फ 2 होते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और सिर्फ हाइड्रोजन। ठीक है, फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये एसिडिक नहीं होता, ये H पॉजिटिव आयन भेज करके अपने पास उसका नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता। लेकिन जो OH और OH है इसमें से H पॉजिटिव आयन निकालना बहुत इजी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होती है,
तो इसलिए जितने भी आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, और वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर 2 है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 इज मोलर मास बाय 2। ठीक है, ऐसा ही हम एक अगर दूसरा केस देखें H3PO2 करके, इसका एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 1। लगेगा कि 3 है, लेकिन आपके पास P डबल बॉन्ड O, OH और बाकी के 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद फॉस्फोरस है, तो वो एसिडिक नहीं है। These are not ionizable. This is the only acidic hydrogen present in this. तो ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H पॉजिटिव आयन यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर हमारे पास 1 होता है। इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो हियर इट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। तो आपके पास अगर कोई ऑक्सी एसिड्स हो, ऑक्सी एसिड जैसे H2SO4 है, H2SO3 है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं जिसमें आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो और जो बीच में एलिमेंट है उसका या तो हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो सकता है। ऑक्सी एसिड्स के अंदर आपके पास जो हाइड्रोजन, ये भी जैसे ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, H2SO4 इज ऑल्सो एन ऑक्सी एसिड। जैसे हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, तो जैसे इसमें आपके पास डबल बॉन्ड O, OH और OH है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं वो ही हमारे पास क्या होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यू कैन राइट इट फॉर द ऑक्सी एसिड्स कि the hydrogen attached with the oxygen in a particular oxy acid are the only acidic hydrogens। तो इसमें हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन कौन से हैं, सिर्फ जो इनके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, दैट इज ओनली द बेसिसिटी ऑफ द एसिड और वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग डाउन टू द बेसिस। अगला हम आ रहे हैं बेसिस के ऊपर। तो बेसिस के अंदर यही चीज उल्टी हो जाएगी, दैट इज दी एसिडिटी ऑफ दी बेस। ठीक है, बेसिस के अंदर वो उसकी एसिडिटी हो जाएगी, दैट इज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय या प्रेजेंट इन 1 mole of the base। या ये भी कह सकते हैं it is the number of moles of H positive ion gained by the 1 mole of base। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमारे पास NaOH है, तो NaOH की हमारे पास बेसिसिटी क्या है, 1, क्योंकि 1 OH नेगेटिव आयन इज रिप्लेसेबल, तो ये आपके पास एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, आपके पास यदि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका एन फैक्टर क्या है, 2, इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट फॉर बेसिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर सॉल्ट्स। अगर हम सॉल्ट्स की बात करें, सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कटायन और चार्ज प्रेजेंट ऑन द एनायन, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इट इज द चार्ज ऑन द कटायन और अनायन। कटायन और अनायन के ऊपर जो चार्ज है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्ट का एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए NaCl है, इसमें हमारे पास Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है, चार्ज कितना है, 1 and 1। तो इक्विवेलेंट वेट इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज 1 इज इक्वल टू दी मोलर मास। ठीक है, अगर हम मान लीजिए ले रहे हैं
एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें हमारे पास थ्राइस ऑफ Al2 सॉरी इसमें हमारे पास ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव है प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव है। कितना पॉजिटिव चार्ज है इसमें? 6 पॉजिटिव। कितना नेगेटिव चार्ज है? 6 पॉजिटिव। ऑलरेडी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे तभी 0 चार्ज आ रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? 6। दैट इज इक्विवेलेंट वेट of Al2SO4 का whole thrice is the molar mass divided by 6। ठीक है, इतना चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर निकालने जा रहे हैं AlCl3 के अंदर, ठीक है, इट इज नॉट अ सॉल्ट, लेकिन अगर हम इसके अंदर निकालना चाह रहे हैं थ्राइस ऑफ सिर्फ सिंगल Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एनाइन के ऊपर सिर्फ -1 का चार्ज है, हम ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हम देखेंगे टोटल चार्ज कितना है पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, दोनों इक्वल होंगे अगर आपके पास कंपाउंड न्यूट्रल है तो एन फैक्टर इज 3। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इसके मोलर मास का डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, दैट इज हाउ यू फाइंड आउट the n factor for salts. Next we are going to do the n factor for अगर सिंगल एलिमेंट का निकालना है तो आप वैलेंसी से भी निकाल सकते हैं। मैं इसे रब कर देती हूँ। अगर मेरे को सिंगल किसी एलिमेंट का निकालना है तो एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज दी वैलेंसी। अगर सिंगल एलिमेंट का, जैसे मैंने मैग्नीशियम और सोडियम और कैल्शियम का आपको बताया, सॉरी जिंक का बताया मैंने, तो उसमें क्या कर रहे थे हम? एन फैक्टर वी वर यूजिंग दैट वाज ओनली दी वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है तो सोडियम के मोलर मास को हमने 1 से डिवाइड किया तो उसका क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट। तो द एन फैक्टर ऑफ सोडियम वाज 1। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, जिंक की वैलेंसी 2 है, और इनके अगर हमने मोलर मासेस को 2 से डिवाइड किया था तो हमें क्या मिला था? इनका इक्विवेलेंट वेट। सो एलिमेंट के केस में वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, तो एग्जाम्पल में आपके पास जैसे सोडियम का एन फैक्टर इज 1, कैल्शियम का एन फैक्टर इज 2, मैग्नीशियम का एन फैक्टर इज 2, पोटेशियम का एन फैक्टर इज 1, जिंक का एन फैक्टर इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स के लिए उनका एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम इस एन फैक्टर को रेडॉक्स से कैसे रिलेट करें? रेडॉक्स रिएक्शंस में हम ये एन फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, हम उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर दी रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होगा। जो एन फैक्टर है दैट विल बी वेरी मच वैल्यूएबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ द टाइट्रेशन। तो हम रेडॉक्स रिएक्शन में किस तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं? वैसे तो आपके पास एसिड बेस सॉल्ट है तो आप निकाल सकते हैं, बट अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन में निकालना है, इट इज द चेंज इन नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया है वही हमारे पास किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो एन फैक्टर इज द सबमिशन ऑफ change in oxidation state multiplied by number of atoms। ठीक है, तो एन फैक्टर हमारे पास वो भी होगा कि अगर आपके पास मान लीजिए एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना भी चेंज आया आप उसका सबमिशन कर दीजिए। ठीक है, तो हम ये दो चीजों को यूज करते हुए रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए फिलहाल ये एन फैक्टर निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
हमारे पास रिएक्शन है यही MnO4 नेगेटिव से हमारे पास बन रहा है Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा एन फैक्टर, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर Mn का क्या होता है +7, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, तो यहां से यहां जाने में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +2 से +7 जा रहा है, चेंज कितने का 5 का, तो एन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे 5। ठीक है, अगर मेरे पास है Cr2O7 से 2 नेगेटिव, सॉरी Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, तो मैं अगर देखूं +6 से +3 में जा रहा है, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3 का, बट ऑल्सो यहाँ पे क्रोमियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, तो अगर हमें एन फैक्टर निकालना है दैट इज समेशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। समेशन हम तब करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हो तो जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं तो उसमें कितने का आ रहा है 3 का, अगर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे क्रोमियम के 2, अगर हम रिएक्टेंट साइड से निकाल रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम से फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पे आपके पास 1 था, इट इज नॉट वैलिड, हम सिर्फ इसके नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास 3 × 2 दैट इज 6। ठीक है, दैट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग ऑन टू, जैसे अगर आपके पास डिफरेंट तरीका हो रहा है, जैसे अगर मान लो हमारे पास रिएक्शन हो रही है HNO3 की, ये आपको दे रहा है NH4NO3। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी +5 बिकॉज NO3 नेगेटिव आयन है, NH4 पॉजिटिव आयन के अंदर आपके पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3। अब मैं देखूं तो इसने यहां से यहां जाने में तो कोई भी चेंज नहीं किया है, बट यहां से यहां जाने में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है चेंज हुआ है, तो +5 से ये -3 में जा रहा है, चेंज कितने का आ रहा है 8 का, +5 से -3 में जाएगा तो 8 का चेंज आएगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया हमारे पास 8। ठीक है, नाउ डूइंग सम नेक्स्ट एग्जांपल्स, अनदर एग्जांपल्स। अगर आपके पास रिएक्शन इस तरीके की हो कि आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या एक से ज्यादा एलिमेंट रिड्यूस हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर, तो हम यूज करेंगे सबमिशन वाली चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है FeC2O4। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन दे रहा है Fe3 पॉजिटिव एंड इट इज गिविंग यू CO2। ठीक, तो अगर मैं Fe से देखूं, Fe3 पॉजिटिव जाने में यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था Fe का +2, आयन का चार्ज, ये FeC2O4 क्या होता है हमारे पास 2 नेगेटिव, इट इज ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, तो एक एटम के लिए मैं एन फैक्टर देख लूं, +2 से किस में जा रहा है +3 के अंदर, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब C2 से अगर मैं जा रही हूँ CO2 के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास इसका एन फैक्टर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना था +3, और यहाँ पे क्या हो जाता है +4। ठीक है, तो अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है कार्बन का इन ऑक्सीलेट आयन, तो दैट इज +3 से ये जा रहा है +4 के अंदर, तो अगर मैं इसमें देखूं तो दोनों ही चीजें आयरन भी और कार्बन भी मेरे पास क्या हो रहे हैं, दोनों ही ऑक्सीडाइज। कंप्लीट रिएक्शन नहीं है ये, इट इज नॉट दी कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, इफ मोर देन वन स्पीशीज आर गेटिंग रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज, उस केस में देख रहे हैं हम कि आपके पास यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो गया
1 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है तो 1 into 2 बिकॉज इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ एटम्स भी तो देख रहे हैं, कार्बन के 2 एटम्स है, एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 चेंज हो रहा है, तो दो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से चेंज होगा 2 से, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। ठीक है, तो टोटल एन फैक्टर रिएक्शन का क्या हुआ आपके पास, मैंने कहा था सबमिशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर था क्योंकि सिर्फ Fe से Fe में जा रहा है, तो सबमिशन करेंगे हमारे पास, तो ये Fe के लिए प्लस कार्बन के लिए निकालेंगे, Fe के लिए कितना है 1 और कार्बन के लिए कितना है 2, ये हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो चेंज आ रहा है, सॉरी जो एन फैक्टर है, जो एन फैक्टर है हमारे पास वो कितना हो गया रिएक्शन का 3। नाउ अगर मैं रिएक्शन देखना चाह रही हूँ, सपोज Cu2S है हमारे पास, इट इज मेकिंग Cu2 पॉजिटिव प्लस SO2। अगर हमारे पास Cu2S है, ये Cu2 पॉजिटिव और SO2 बना रहा है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ये +2, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होता है हमारे पास +4। तो मैं चेंज देखूं -2 से +4 आने में मेरे पास कितना का चेंज हुआ है, -2 से +4 दैट इज 6 का। ठीक है, अब मैं चेंज देखूं कॉपर से यहाँ पे आने पे मेरे पास कितने का चेंज हुआ है 1 का चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कितने एटम्स है मेरे पास 2, तो दैट विल बी 2 into 1, और टोटल एन फैक्टर अगर मैं रिएक्शन के लिए देखूं तो मेरे पास क्या होगा 6 + 2 into 1 दैट इज 8। तो ये रिएक्शन का जो मेरे पास एन फैक्टर आया है वो क्या आया है 8, और यहाँ पे मेरे पास क्या आया है अलग अलग 6 and 2। तो ये हम रिएक्शंस जो देख रहे हैं ना, जिनमें हम सबमिशन कर रहे हैं, दैट इज फॉर more for if more than one species is oxidized or reduced। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आपके पास रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होता है तो हम उनका सबमिशन कर देते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स तो हम निकालेंगे ही, तो यहाँ पे हम ये सबमिशन कर रहे हैं। अगर आपके पास एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे 1 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस, यानी कि या तो 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या 2 से ज्यादा रिड्यूस हो रहे हैं। अगर एक रिड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज होता है तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को भी एक बार लिख लेंगे। If one is getting oxidized and other is reduced, then subtract the n factors। ठीक है, अगर आपके पास एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है तो एन फैक्टर रिएक्शन का निकालने के लिए आप क्या करेंगे उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू सम मोर एग्जांपल्स, ये वाली बात आप लिख लीजिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू सम मोर एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए आपके पास है FeCl का होल 6 का होल 4 नेगेटिव। ठीक है, पूरे में चार्ज कितना आया हमारे पास 4 नेगेटिव, और मैं यहाँ पे Cl6 के अंदर हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपके पास +2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमारे पास -3। ठीक है, Cl नेगेटिव हमारे पास साइनाइड आयन होता है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, नाइट्रोजन का होता है हमारे पास -3। ये रखने के बाद आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपके पास +2। ये रिएक्शन आपके पास हो जा रही है Fe3 पॉजिटिव प्लस
यहाँ पे CO3 का 2 नेगेटिव बन रहा है प्लस आपके पास बन रहा है NO3 नेगेटिव। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है प्लस का 4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का हो गया है प्लस का 5। अब मुझे इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर निकालना है। Fe यहाँ से यहाँ जाने में एन कितना चेंज हो रहा है इसका 1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से चेंज हो रहा है 1 से, तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आपके पास 1 का आ रहा है, एन 1 हो गया। कार्बन यहाँ से यहाँ जाने में आपके पास कितने का चेंज आ रहा है 2 का, और कितने कार्बन है 6, इट इज Cn का होल 6, तो यू हैव 6 कार्बन, तो n क्या हो गया 2 into 6। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन जो है वो कितने प्रेजेंट है 6 प्रेजेंट है, 8 नाइट्रोजन में कितने का चेंज आ रहा है 8 का, तो इसका n क्या हो गया आपके पास, सिर्फ नाइट्रोजन का निकाले तो 6 into 8 दैट इज 48। ठीक है, टोटल एन फैक्टर हम इस रिएक्शन के लिए निकालना चाह रहे हैं अगर, तो दैट इज योर 1 + 12 + 48 यानी कि 61। द एन फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन इज 61। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं किसी रिएक्शन में और एक से ज्यादा अगर रिड्यूस हो रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो उसका एन फैक्टर निकालने के लिए आप सबमिशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स करेंगे। अगर आपके पास एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है तो उसमें हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। नाउ वी आर स्टेटिंग द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। So next we are going to study number of equivalents क्या होते हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपके पास मोलर मास से रिलेट करता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज रिलेटेड विद द इक्विवेलेंट मास। सो इट इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास। तो number of equivalents is given mass by equivalent mass. Now equivalent mass is molar mass divided by n factor। ठीक है, और इसी चीज को यदि अगर हम ऊपर लिख दें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, is given mass by molar mass into n factor। ये n factor नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, तो इट इज लाइक दिस, गिवन बाय मास बाय मोलर मास हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। So this is equal to number of equivalents is number of moles into n factor। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, अब ये जो हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाले हैं इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, कहाँ यूज करेंगे, दैट इज इन दी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमारे पास इक्विवेलेंट्स को रिलेट करता है। इक्विवेलेंट नाम से ही थोड़ा समझ में आ रहा है, इक्वल की बात करेंगे हम। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन है उसमें जो भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है उसका इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू एवरी इक्विवेलेंट ऑफ टू द इक्विवेलेंस ऑफ एवरी रिएक्टेंट एंड द इक्विवेलेंस ऑफ एवरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट स्टेट्स कि इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट reacting of each reactant will be equal to
equivalents, number of equivalents of each product. So in this case you do not need to balance the reaction to solve it. अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, आपको उसे सॉल्व करना है, तो आपको इसमें ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस D प्लस E, ऐसा हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें हम कहना चाह रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो भी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B, जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ C is further equal to number of equivalent of D and it is further equal to number of equivalent of E. Number of equivalent of E. ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमारे पास ये कहता है, या इक्विवेलेंस लॉ, कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर किसी भी स्पीशीज के जितने आप इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं वो जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट है उनके इक्विवेलेंट्स के इक्वल होगा. अगर हम यही चीज मोल कंसेप्ट में लगाते तो मोल कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास मोलर रेशो से हम मल्टीप्लाई वो डिवाइड करते हैं. तो हम अगर मोल कंसेप्ट में लगाते तो हम मोलर रेशो यूज करते हैं कि हमें उसके लिए बैलेंस करनी पड़ती रिएक्शन. फिर उसके बाद मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसको कोफिशिएंट इन रिएक्शन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसको कोफिशिएंट करते थे. यहाँ पे हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू नीड दैट थिंग. ठीक है, जैसे अगर इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल में करके देखना चाहें, सपोज जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, how many moles of KMnO4 of acidified KMnO4 are needed to oxidize potassium iodide to I2. ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास कितने मोल्स एसिडिफाइड KMnO4 के चाहिए होंगे अगर मुझे पोटेशियम आयोडाइड से I2 बनाना है. एसिडिफाइड का मतलब क्या हुआ, आपके पास मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक. ठीक है, अब इस रिएक्शन में तो ऑक्सीडाइज मैं इसे कर देती हूँ, सॉरी 20 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड टू I2. ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को मोल कंसेप्ट से करूं तो मुझे बहुत नीडेड है क्या, बैलेंस रिएक्शन. क्योंकि जब मैं बैलेंस रिएक्शन लूंगी तभी मैं बता पाऊंगी कि कितने मोल के साथ कितना मोल रिएक्ट कर रहा है. रिएक्शन इसका कुछ इस प्रकार से होता है कि KMnO4 प्लस Ki प्लस H2SO4, क्योंकि ये एसिडिफाइड मीडियम में हो रहा है एसिड की प्रेजेंस में, इट विल गिव MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस I2. ठीक है, बट अब इसी रिएक्शन को अगर मैं बिना देखे, इफ आई एम डूइंग इट, मेरे को रिएक्शन नहीं पता है और फिर मैं अगर करना चाह रही हूँ, अगर मैं मोल कंसेप्ट से लगाती तो मुझे ये रिएक्शन नीडेड था और फिर मैं इसको बैलेंस करती, फिर उसके बाद मैं देखती. अगर मैं इससे कर रही हूँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, तो क्या होगा, नंबर ऑफ, इसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करेंगे अगर हम, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 जो कि चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, जितना हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर. तो इसका क्या हुआ, मोल्स
into n factor of KMnO4, that is equal to number of equivalents of Ki, that is moles of Ki into इसका n factor. अब n factor का आपको जरूर देखना पड़ेगा कि जब मैं Ki से I2 में जा रही हूं तो यहाँ पे -2 से किस में चेंज, सॉरी -1 से किस में चेंज हो रहा है हमारे पास, I2 0 में. तो चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है, 1 का. तो हमारे पास इस रिएक्शन का n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1. ठीक है. और एसिडिक मीडियम में अगर हम यहाँ पे +7 से +2 में जा रहे हैं, जो हमें चीजें याद करनी है क्योंकि n फैक्टर्स हमको पता होने चाहिए और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि इसका आपके पास चेंज आता है 5 इलेक्ट्रॉन्स का, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 5 से चेंज हो जाती है, वही इसका क्या हो जाएगा आपके पास n फैक्टर. तो यहाँ पे मोल्स इंटू 5. ठीक है. तो मोल्स ऑफ KMnO4 कितने चाहिए हमको, 4. 20 डिवाइडेड बाय 4. अगर मुझे ये रिएक्शन नहीं भी पता होता तो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती थी. दैट इज योर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. इन नेक्स्ट क्लास हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. वी विल ट्राई टू डू सम टाइट्रेशंस एज वेल, but we will be doing some more questions related with the concept of law of equivalence. तो आज की क्लास के लिए you need to study what is n factor and how to calculate the n factor. basically equivalent weight कैसा होता है, हम वो कैसे निकालते हैं. law of equivalence के ऊपर हम कुछ और questions next क्लास में करेंगे.